नमस्कार साथियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत है। साथ ही साथ ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की नए वर्ष में पढ़ाई विधिवत तरीके से स्टार्ट हो चुकी होगी। और मिशन इंस्टीट्यूट में दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि नए बैचेस को लेकर हम लोगों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है, जिसमें 5 जनवरी से आप देखेंगे एसएससी, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास करें। डेमो क्लास से दोस्तों शुरुआत होगी, अच्छे से समझिए, सीखिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपको एडमिशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले आप देखेंगे डेमो क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जा रही हैं, जिसमें आप सुनिश्चित करें कि किस प्रकार से दोस्तों पढ़ाई की जा रही है, किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है एसएससी, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस के लिए। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जो भूगोल का ये सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, 17वां नंबर है। तो 76 नंबर पे आप देखेंगे इसमें यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ दोस्तों एसएससी तथा अन्य जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे भारत की मिट्टी के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या इनमें से सभी। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं मिट्टी के विषय में, मृदा के संदर्भ में। दोस्तों मृदा को लैटिन भाषा में सोलम कहा जाता है। मृदा को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सोलम कहा जाता है। और ग्रीक भाषा में अगर हम कहें, ग्रीक भाषा में कहें तो ग्रीक भाषा में से पेडो कहा जाता है। ठीक है, दो शब्द आपको मिले, लैटिन भाषा में से सोलम कहें और ग्रीक भाषा में से पेडो कहें। ठीक। दूसरी बात यह है कि मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, स्टडी अबाउट द सॉइल, ठीक है, अध्ययन जो है उसे हम मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान कहेंगे यानी पेडोलॉजी कहेंगे, पेडोलॉजी कहेंगे। ठीक है। एक बात आपको समझना है, मिट्टी लैटिन भाषा में सोलम, ग्रीक भाषा में पेडो, और स्टडी अबाउट द सॉइल, मृदा के अध्ययन को हम क्या कहें? पेडोलॉजी कहें। अच्छा, यहां से क्वेश्चन और आता है कि विश्व मृदा विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो विश्व मृदा विज्ञान का जनक बी डकाचेव। ध्यान दीजिए दोस्तों, बी डकाचेव ये रूस के दोस्तों मृदा वैज्ञानिक हैं, बी डकाचेव, और इन्हें विश्व मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतनी बातों को आप लोगों को याद रखना है। वैसे मिट्टी की बातचीत करें तो मिट्टी हमारे पृष्ठ पर उपस्थित चट्टानों का सूक्ष्मतम स्वरूप होती है। इसमें जैविक तथा अजैविक कंपाउंड जो होते हैं, यौगिक होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब इसमें हमने दो शब्द लिए, एक है दोस्तों जैविक और दूसरा हमने नाम लिया अजैविक। ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन में, इसके विषय में जरूर हम विवेचना करेंगे। इतनी बातों को आपको सभी लोगों को याद रखना है कि मृदा लैटिन भाषा में सोलम, ग्रीक भाषा में पेडो, मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी, और मृदा विज्ञान का जनक बी डकाचेव साहब को कहा जाता है। अब क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है दोस्तों आईसीएआर के अनुसार। ध्यान दीजिए दोस्तों, आईसीएआर अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एक संस्था है जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो आईसीएआर के अनुसार हमारे देश में मिट्टी लगभग 8 प्रकार की पाई जाती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी दोस्तों, डेल्टा मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और नमकीन मिट्टी या साल्टी सॉइल। ठीक है। तो कुल मिला के 8 प्रकार की मिट्टी के विषय में बताया गया है। अब यहाँ पर काली मिट्टी का जो विस्तार है, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इन तीनों राज्यों में ये काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसमें आप विचार करें कि इन सभी में, इनमें से सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? दोस्तों रेगुड़ मृदा जो होती है वो किसकी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? यहां पर अगर हम सबसे पहले काली मिट्टी के विषय में बातचीत करें, काली मृदा के विषय में बातचीत करें, तो दोस्तों इसके कई नाम हैं। अगर सबसे पहले इसे कहें तो इसे
सेल्फ प्लॉविंग सॉइल कहते हैं, सेल्फ प्लॉविंग सॉइल कहते हैं। पहला नाम तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा नाम दोस्तों इसे क्या कहते हैं? बैसाल्ट मृदा कहिए, बैसाल्ट कहिए, या फिर इसी को रेगुर मृदा कहिए। ठीक है, तो देखिए यहां से तो जवाब मिल गया। सेकेंड नंबर पे बैसाल्ट मृदा कहिए या फिर रेगुर मृदा कहिए। तीसरे नंबर की बातचीत करें दोस्तों, तो इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन सॉइल भी कहते हैं, याद रखना है। इसके अलावा लावा मृदा भी इसे कहते हैं, लावा मृदा भी कहते हैं। तो कुल मिला के आप देखें ढेर सारे इसके नाम हैं। लावा मृदा कहिए, कॉटन सॉइल कहिए, बेसाल्ट सॉइल कहिए, रेगुर सॉइल कहिए, सेल्फ प्लॉविंग सॉइल कहिए। इसके साथ साथ कमर्शियल सॉइल भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कमर्शियल अर्थात व्यवसायिक फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि रेगुड़ मृदा किस कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो इसमें मूंगफली दिया है, कपास दिया है, तंबाकू दिया है और गन्ना दिया है। अब आप ही सोचिए, इसमें लिखा हुआ है ना कॉटन, कॉटन मतलब होता है कपास। तो यहाँ पर बी विकल्प को सभी लोग सही करें। रेगुड़ मृदा को कपासी सॉइल या फिर कॉटन सॉइल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जैव पदार्थ, अब देखिए अभी अभी मैंने बातचीत किया ना कि जो मिट्टी होती है उसमें जैविक जैविक व अजैविक जैविक व अजैविक घटक पाए जाते हैं। आइए दोस्तों इन दोनों की विवेचना हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के समूह को जैविक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ। इसको और हम लोग सरल करते हैं, कार्बनिक पदार्थ और हम लोग सरल करते हैं। कार्बनिक पदार्थों को ही हम लोग ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ह्यूमस कहते हैं। ये बात रही। इसके अलावा अगर हम लोग इसको और समझें तो जो जीवधारी होते हैं, मृत अवस्था प्राप्त होने के पश्चात सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा डिकम्पोज होते रहते हैं। अर्थात जीवधारियों में स्थित जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, ये सभी डिकम्पोज हो जाते हैं और सूक्ष्म अवयव के रूप में मृदा में विद्यमान हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं दोस्तों, ह्यूमस कहेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी दिया है, मखरली मिट्टी दिया है, लाल मिट्टी दिया है और जलोढ़ मिट्टी दिया है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वह काली मिट्टी होगा। कौन सा जवाब होगा दोस्तों? काली मिट्टी इसका सही जवाब होगा। जैविक या ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थों से सुसज्जित ये जो मिट्टी होती है, इसीलिए इसमें हमें उर्वरकों का ज्यादा छिड़काव नहीं करना पड़ता है। उर्वरकों का छिड़काव दोस्तों नहीं करना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिट्टी में ज्यादातर तिलहन तथा दलहन फसलों का उत्पादन होता है और ये फसलें ग्रंथ युक्त अर्थात इनकी जो जड़ें होती हैं ये ग्रंथ युक्त होती हैं, जिसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को अवशोषित करके, कहां से अवशोषित करता होगा? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, लगभग 70, लगभग दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 78% दोस्तों कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके ये बैक्टीरिया ग्रंथ युक्त जड़ों में उसे उपस्थित रखता है या फिर वहां पर आपूर्ति करता है। इससे मृदा तथा पेड़ पौधों को भी नाइट्रोजनी पदार्थों की स्थिति प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जैव पदार्थों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विकल्प ए दोस्तों सही होगा। दोस्तों जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं हमारा भी मनोबल यथाउचित बढ़ता चला जाए। और आप देख रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है लगभग 70 नंबर का है, अर्थात सोचिए 70 क्लासेस आपको मिल चुकी है। और इन क्लासेस के माध्यम से दोस्तों आप देखेंगे भूगोल के हर टॉपिक पर हमने एक एक करके चर्चा किया है और ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध होने वाला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य को पहचानना है। ठीक है,
पहला विकल्प है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, काली मिट्टी को इसीलिए तो कॉटन सॉइल कहते हैं। कॉटन सॉइल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें कपास का उत्पादन नहीं होता, कपास का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है, आदर्श मानी जाती है। तो ये तो ऑप्शन सही है, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। यस, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी के विषय में कहा जाता है कि इसमें नमी को, ह्यूमिडिटी को या फिर आर्द्रता को रखने का या फिर अवशोषित करने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये भी बात सही है, इसीलिए दोस्तों इसे सेल्फ प्लॉविंग सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में बहुत ज्यादा जुताई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, अर्थात काली मिट्टी जब सूखती है तो उसमें दरारें पड़ जाती, ये भी बात सही है। और इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसे सेल्फ प्लॉविंग सॉइल कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें जो फसलें ली जाती हैं, कहा जाता है कि उसको डायरेक्ट अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा हंसिए का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फसलें होती हैं ये मिट्टी में नमी होने के कारण दोस्तों आसानी के साथ निकल आती हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो क्वेश्चन नंबर चौथे का डी विकल्प असत्य है। डी विकल्प को दोस्तों सभी लोग यहाँ पर गलत करें, ठीक है। बाकी ए, बी, सी तीनों ऑप्शन इसके लिए सही है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? दोस्तों आपने पहले क्वेश्चन में देखा तो हमने बताया कि जो काली मिट्टी है वो लावा जनित प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हुई है, अर्थात ज्वालामुखी जब क्रिया होती है उसमें से गर्म गलित चट्टानें लावा के रूप में बाहर निकलती हैं, और यही जो चट्टानें होती हैं धीरे धीरे करके सूक्ष्म कणों के रूप में तब्दील हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, और इसी को हम लावा मृदा, बैसाल्ट मृदा या फिर इसी को रेगुर सॉइल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब आप ही बताइए कौन सी मिट्टी है जिसमें बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? क्या लैटराइट मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, लाल मृदा है या फिर जलोढ़ मृदा है? तो इसमें बी विकल्प को सभी लोग सही करें। अच्छा, एक चीज और है कि जो रेगुर सॉइल होती है इसमें टिटैनी फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए लावा मृदा या बेसाल्ट मृदा या फिर रेगुर मृदा का जो रंग होता है वो गहरा काला होता है। दोस्तों जितने भी ऑयल सीड क्रॉप्स होती है, जितने भी पल्सेस क्रॉप होती हैं, ज्यादा से ज्यादा इसी में उत्पादन होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कपास का उत्पादन बहुत बड़ी तादाद में होता है। तो भारत के गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आप देखें तो कपास की बहुत बड़े स्तर पर खेती होती है, उसका कारण है यहाँ पर पाई जाने वाली काली मिट्टी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन पांचवे का विकल्प बी। अच्छा, लैटराइट मृदा भी दिया है, लाल मृदा भी दिया है और जलोढ़ मृदा भी दिया है। अभी इनके विषय में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी पूरी बात जो है दोस्तों कहीं ना कहीं संदर्भित है काली मिट्टी के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों जहां पर कम से कम सिंचाई की आवश्यकता या फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है? दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के, हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर हम लोग कभी दौरा करें तो हम देखेंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का ये वाला जो भाग है इस क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस मिट्टी में दोस्तों आप देखेंगे तो समान रूप से जो दलहन फसलें हैं, दलहन फसलों में जैसे मसूर हो गया दोस्तों, चना हो गया, इसी प्रकार सोयाबीन हो गया, ठीक है, ये जो फसलें होती हैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादित होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा जो तिलहन फसलें हैं उसमें सरसों है, अलसी है दोस्तों, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो सोयाबीन होता है उससे भी है, और इसके अलावा मूंगफली का भी उत्पादन बड़ी तादाद पर होता है, और इसमें बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इस मिट्टी की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती है, ठीक है। तो किस मिट्टी में? काली मिट्टी में दोस्तों बी विकल्प को एक बार पुनः सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर छठवें का विकल्प बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी तो है ही है, इसके साथ साथ इसमें कह रहा है कपासी, याद रखिए काली है
और कपासी, यहाँ पर दो शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। काली कपासी मिट्टी के विषय में किस स्थानीय नाम से जानते हैं? क्या इसे तराई मिट्टी कहते हैं, बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं या फिर रेगुड़? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं एबीसीडी में। तो याद रखिए दोस्तों, जो तराई, बांगर और खादर, इसको पहले समझिए। ये तीनों मिट्टी दोस्तों जलोढ़ मृदा के स्थानीय नाम है। किसके नाम है दोस्तों? जलोढ़ मृदा के स्थानीय नाम है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जलोढ़, जलोढ़ को कहते हैं एलुवियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझिए। जलोढ़ मृदा का, जलोढ़ मृदा में उपस्थित वो मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा दलदल स्वभाव की होती है, यानी कीचड़ युक्त स्वभाव की होती है, दलदली स्वभाव की होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? तराई मृदा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? तराई मृदा कहते हैं। अच्छा, बांगर और खादर दिया हुआ है, तो याद रखें जो नवीन जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़ होता है, इस नवीन जलोढ़ को खादर कहेंगे। और जो पुरानी जलोढ़ होती है, याद रखें दोस्तों, पुरानी जलोढ़ होती है, इस पुरानी जलोढ़ को हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के आप देखें, जलोढ़ में ही ये आपका हो गया तराई, ये हो गया तराई दोस्तों, ये हो गया खादर और ये हो गया बांगर। अर्थात ये तीनों काली मिट्टी से संबंधित नहीं हैं। और इसका जो संबंध है काली मिट्टी या कपासी मिट्टी से, उसका नाम है रेगुर या फिर रेगुड़, इसमें दिया हुआ है। तो डी विकल्प को इसका सही जवाब मानना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वें का आप सभी लोग डी विकल्प के रूप में बताने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा लोग बताने का प्रयास करें। ये जो प्रैक्टिस सेट है मिट्टी से संबंधित है दोस्तों, और मिट्टी से संबंधित हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई का हो, यूपी पुलिस का हो, आरओ का हो, एआरओ का, जितने भी एग्जाम है दोस्तों, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मिट्टी के विषय में। इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8वें के लिए हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या हो सकता है, समझिए ध्यान से। निम्नलिखित में किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती है, अर्थात बहुत ज्यादा इसमें निराई गुड़ाई या जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? बताइए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी के विषय में आपको समझना है कि इसे सेल्फ प्लॉविंग सॉइल भी कहते हैं, अर्थात स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ये रहा काली मिट्टी के विषय में विशेष महत्वपूर्ण बात। ठीक है, इसमें टिटैरी फेरस ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, लावा जनित प्रक्रियाओं से निर्मित है, कपास की खेती ज्यादा होती है, ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज्यादातर पाई जाती है। इस मिट्टी में दलहन तथा तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। जो दलहन फसलें होती हैं वो प्रोटीन की बेहतर स्रोत होती हैं, और जो तिलहन फसलें होती है वो वसा की महत्वपूर्ण स्रोत होती है। लेकिन इसमें मूंगफली की अगर हम लोग बातचीत करें, मूंगफली एक ऐसा दोस्तों फसल है जिसमें आप देखेंगे प्रोटीन की भी प्रचुर मात्रा है, और उसके साथ साथ वसा की भी प्रचुर मात्रा है। इसीलिए दोस्तों मूंगफली को हम गरीबों का बादाम भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वें का विकल्प बी इज राइट। 9वां सवाल आइए देखते हैं। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है दोस्तों। अभी तक आपने देखा काली मिट्टी के विषय में बातचीत रही, अब यहां पर बात हो रही है लाल मिट्टी के विषय में। दोस्तों अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बातचीत करें, प्रायद्वीपीय भारत की बातचीत करें, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसे लाल मृदा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो काली मिट्टी होती है उसमें उपस्थित टिटैनिक फेरस ऑक्साइड दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, अर्थात वो आयरन ऑक्साइड में तब्दील होता रहता है, और धीरे धीरे करके जो लावा मिट्टी है वो लाल मिट्टी में परिवर्तित होती जा रही है। तो कुल मिला के कहें कि लाल मिट्टी लावा मिट्टी का रूपांतरित स्वरूप है, जो भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर पाई जाती है। तो आप ही बताइए, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा और बंगाल में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, राजस्थान तथा गुजरात में है? दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि इस डी ऑप्शन को यहां से बिल्कुल हटा दीजिए।
क्योंकि गुजरात और राजस्थान में पाई जाने वाली जो मिट्टी होगी वो दो मिट्टियां हो सकती है, या तो यहाँ पर काली मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी या तो फिर यहाँ पर मरुस्थली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विषय में कहें तो मध्य प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं काली मिट्टी का भी विस्तार है, लाल मिट्टी का भी विस्तार है। तो सबसे ज्यादा की जब बातचीत होती है दोस्तों तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी विकल्प सही होगा। ठीक है, सी विकल्प सही होगा दोस्तों। इस लाल मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं, लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है? याद रखें, प्रायद्वीपीय भारत की बातचीत हो रही है। अब क्या प्रायद्वीपीय भारत में जलोढ़ मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी है, वन मृदा है या फिर खारी मृदा है दोस्तों? तो अभी अभी मैंने बताया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की शान कही जाने वाली या प्रायद्वीपीय भारत के सर्वोच्च क्षेत्र में विस्तारित जो मिट्टी होगी वह लाल मिट्टी होगी, जिसमें आयरन ऑक्साइड की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, थोड़ा बहुत दोस्तों मध्य प्रदेश और इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र का भी हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे बी विकल्प इसका सही जवाब होगा। अच्छा, लाल मिट्टी में जैसे जैसे वर्षा का जल प्राप्त होता है तो स्वतः ही उसके जो आयरन ऑक्साइड होते हैं ऊपरी भाग में आ जाते हैं, इसे निक्षालन कहते, लीचिंग कहते हैं, और इस स्थिति में मिट्टी लाल से पीली हो जाती है, इसीलिए लाल मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें का विकल्प बी रहा, ये लाल मिट्टी के संदर्भ में दोस्तों क्वेश्चन रहा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तमिलनाडु हमारे देश का दक्षिणी राज्य है और लगभग उसके 2/3 भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी ज्यादा से ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो दोस्तों इसमें लाल मिट्टी को सभी लोग सही करेंगे। तमिलनाडु की लाइफलाइन कही जाने वाली कावेरी नदी, दोस्तों आपने नाम सुना होगा, कावेरी नदी का नाम सुना होगा दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि जो तमिलनाडु राज्य है या फिर आप समझे कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होने वाली कावेरी नदी के आसपास जो मिट्टी पाई जाती है वो तो लाल होगी ही, लेकिन नीलगिरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत लैटराइट मिट्टी का जो विस्तार है तो इसलिए 2/3 कहा गया। तो यहां पर आप लाल मिट्टी को ही सभी लोग सही करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस दोस्तों आपसे हम बस यही इच्छा जाहिर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए अपने शुभ चिंतकों तक, जिससे उनको भी कहीं ना कहीं इसका जो प्रयास है, इसका जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे उद्देश्य है वो सबको प्राप्त हो और वो भी एग्जाम में बेहतर कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है एसएससी, यूपीएसआई तथा यूपी पुलिस का बैच, उसमें ज्यादा से ज्यादा सहभागिता निभाइए, पढ़ाई अच्छे से करिए और नए साल में कम से कम अपने लिए एक नौकरी की व्यवस्था जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। अब आप देखें काली मिट्टी के संदर्भ में जिस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए गए बड़े आकार में, उसी तरह लाल मिट्टी के संदर्भ में यहाँ पर पूछ रहा है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात असत्य कथन को पहचानना है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। क्यों भाई, बात तो सही है, यस ये तो सही ऑप्शन है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल भाई, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शुष्क तथा आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी दोनों बातें कही गई हैं। ये एरिड क्षेत्र में भी है और ह्यूमिड क्षेत्र में, दोनों में पाई जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेशों में पाई जाती है। यस, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है दोस्तों। कुल मिला के यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी, लेकिन इसमें से जो असत्य कथन है यहाँ पर आप देखें डी विकल्प होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12वें का डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी के विषय में बात हो गई
और लाल मिट्टी के विषय में बातचीत हो गई। अब बातचीत हो रही है दोस्तों लैटराइट मृदा के विषय में। लैटराइट दोस्तों, लैटराइट का नाम सुनते ही हमें दो बातें याद आती हैं कि एक ऐसी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा अगर शुष्क हो, याद रखिए दोस्तों, यह मिट्टी अगर बहुत ज्यादा शुष्क हो, यानी शुष्क का मतलब बहुत ही ज्यादा सूखी हो, तो यह बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। याद रखिए, जिस प्रकार कच्ची ईंट को अगर सुखा दिया जाए तो कठोर हो जाता है, और अगर इस मिट्टी में नमी विद्यमान हो, नमी होगी तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मुलायम होगी। क्या होगी? मुलायम होगी। यानी दो कंडीशन है, एरिड होने पर बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और ह्यूमिड होने पर बहुत ही ज्यादा टेंडर होती है। तो ये दोस्तों मिट्टी है कच्ची ईंट के समान, ब्रिक के समान, और ब्रिक की भी यही खूबी है, नम होने पर मुलायम, और याद रखें दोस्तों, नम होने पर मुलायम और शुष्क होने पर अत्यधिक कठोर। ये मिट्टी दोस्तों सबसे ज्यादा भारत के सबसे ज्यादा दोस्तों पश्चिमी, याद रखिए दोस्तों, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र का मतलब जो पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट का जो तटीय क्षेत्र है, जिसमें मालाबार तट का नाम सुने होंगे, कन्नड़ तट का नाम सुने होंगे दोस्तों, ये ज्यादा ज्यादा केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्यों में पाई जाती है। इसके अलावा भारत के पूर्वी राज्यों में जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, ये यहाँ पर पाई जाती है। अब चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने के कारण इस मिट्टी में मृदा अपरदन की स्थिति ज्यादा होती है। जब मृदा अपरदन का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए वहां के जो किसान होते हैं वह वेदिका कृषि के माध्यम से, वेदिका अर्थात आप सभी लोग देखेंगे एक प्रकार की टेरेस फार्मिंग करके, एक प्रकार की सीढ़ी नुमा फार्मिंग करके या कंटूर फार्मिंग करके दोस्तों यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें ज्यादातर आप देखेंगे मसालों का उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है। ये लैटराइट मिट्टी की सबसे बड़ी खूबी होती है। इस मिट्टी में एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें भी एल्युमिनियम तथा लौह की मात्रा ज्यादा होती है, और ये भी समान रूप से दिखने में लाल ही दिखती है। लाल ही दिखती है दोस्तों, स्वभाव में इसका जो बाई नेचर होता है वो अम्लीय स्वभाव का होता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है क्या मालाबार तट पर पाई जाती है, कोरोमंडल पर, बुंदेलखंड में, या फिर बघेलखंड में। दोस्तों बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है आप देखेंगे ये एक संक्रमण क्षेत्र है, अर्थात इसमें काली और लाल मिट्टी का समान रूप से समावेश होता है। कोरोमंडल जो क्षेत्र है दोस्तों, कोरोमंडल आप देखेंगे तमिलनाडु का जो कोरोमंडल क्षेत्र है यह लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसमें जो मालाबार दिया हुआ है, केरल का मालाबार कोस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लैटराइट सॉइल, ये लैटराइट मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और आप देखेंगे जो गरम मसालों का जो प्रोडक्शन होता है वो केरल में अधिक होता है, इसलिए केरल को हम स्पाइस स्टेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप देखें कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है, याद रखें कर्नाटक में होता है, इसीलिए कर्नाटक को कॉफी स्टेट के नाम से जाना जाता है। रोबोस्टा और अरेबिका ये दो वैरायटी है कॉफी की दोस्तों, और ये दोनों वैरायटी सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में ही उपज होती है। ठीक है, इसके अलावा असम में जब आप जाते हैं, मेघालय में जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि असमिया, और ध्यान दीजिए दोस्तों, असमिया और बोहिया ये दो किस्म की चाय हैं, इन चाय का उत्पादन इन राज्यों में ज्यादातर होता है। तो कुल मिला के इसमें जो सही जवाब है यहां पर ए विकल्प को सही करेंगे। अगला सवाल, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों? अगर लोहे की बातचीत करता तो भैया लाल मिट्टी होती, लेकिन लोहे तथा एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब सोचना है, काली मिट्टी दिया है दोस्तों, काली मिट्टी में तो टिटैनी फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में जो कहीं ना कहीं मेटालिक चीजें होती है, धात्विक चीजें होती हैं, वो कम से कम होती हैं। तो इसके विषय में तो ऐसा कहना गलत होगा। अब यहाँ पर लाल मिट्टी है तो इसमें आयरन ऑक्साइड लैटराइट मिट्टी के लिए दोस्तों सही है। लैटराइट मिट्टी में लोहे तथा एल्युमिनियम के जो अंश होते हैं वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो डी विकल्प को सभी लोग सही करिए। टेरेस फार्मिंग के लिए, कंटूर फार्मिंग के लिए, या फिर सीढ़ीनुमा खेती के लिए दोस्तों, समोच्च खेती के लिए ये लैटराइट मिट्टी जानी जाती है। आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिट्टी होने के कारण जब जल तीव्र गति से नीचे की ओर आता है तो मृदा का जो कटाव होता है वो भी ज्यादा होगा।
इसलिए मृदा के कटाव से बचने के लिए वहां के जो लोकल पीजन्स होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वह वेदिका कृषि के माध्यम से खेती किसानी करते हैं। ठीक है, ये आप देखें बिल्कुल अलग तरह की खेती होती है। अब चूंकि अगर मौका मिलता है घूमने जाने का तो चलो ठीक है, नहीं मौका मिलता तो काफी हद तक जो साउथ की फिल्में होती हैं उसमें इस प्रकार की फार्मिंग के विषय में हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, वेदिका कृषि याद रखें, पूछा जाता है कि वेदिका जो कृषि है उसके लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, तो दोस्तों लैटराइट मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लैटराइट मिट्टी दोस्तों इसमें किस चीज का प्रधानता किस क्षेत्र में है? मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल, बुंदेलखंड और बघेलखंड। दोस्तों ये देखिए अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब मालाबार कोस्ट दोस्तों इसको पहले थोड़ा समझ लीजिए। ये भारत का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वाला क्षेत्र होगा। ये इधर पश्चिमी घाट है और ये इधर पूर्वी घाट है। अच्छा, पश्चिमी घाट में भी आप देखेंगे तो 4 महत्वपूर्ण कोस्टल रीजन्स पाए जाते हैं। इसमें पहला काठियावाड़ कोस्ट, काठियावाड़ कोस्ट है, दैट इज बिलोंग्स टू गुजरात, याद रखिए गुजरात से संबंधित है। और दूसरा कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल याद रखें। दूसरा इधर दूसरा वाला कौन सा है? अच्छा, कोरोमंडल तो तमिलनाडु में। दूसरा है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट को दोस्तों जो आप देखें महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र में है। कन्नड़ व कनारा कोस्ट ये आपका कर्नाटक में है। और मालाबार कोस्ट का संबंध दोस्तों ज्यादातर केरल से है। ठीक है, तो इसमें मालाबार कोस्ट कहें या फिर कन्नड़ कोस्ट कहें, ये फेमस है लैटराइट मृदा के लिए। तो यहां पर देखिए मालाबार कोस्ट दिया हुआ है, इसको आप सभी लोग सही करें। और जो कोरोमंडल कोस्ट है या फिर उत्कल कोस्ट है, रायसीना है, सॉरी रॉयल सीमा है, और इसके साथ साथ उत्तरी सरकार कोस्ट है, ये सभी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं। और ये डेल्टा मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। अगर पूर्वी तटीय क्षेत्र की बात करें तो डेल्टा मिट्टी के लिए, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बातचीत करें दोस्तों तो लैटराइट मृदा के लिए। इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15वां ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन मृदा समूह लौह का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? यानी लोहे की मात्रा ज्यादा है। अब दोस्तों लोहे की मात्रा अगर ज्यादा है तो ये राज्य पक्का आप देखेंगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाने जाते होंगे। अब उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी की व्यापक व्यवस्था विस्तार है, इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आयरन और स्टील की इंडस्ट्री नहीं है ना। जलोढ़ मिट्टी में खेती किसानी ज्यादा होती है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण वाले उद्योग ज्यादा होंगे, फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्रीज यहाँ पर ज्यादा पाई जाएंगी। लेकिन साउथ में अगर आप जाएंगे तो दोस्तों साउथ में ज्यादातर वैसे धान की खेती होती है ना, धान की खेती हो गई दोस्तों। इसके अलावा भी आप देखिए गेहूं की थोड़ी मात्रा कम होती है, इस बात को आपको समझना होगा। तो फूड प्रोसेसिंग तो मान लीजिए हर जगह होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में दोस्तों फूड प्रोसेसिंग का कार्य कुछ ज्यादा ही होता है। और आयरन स्टील वाले जो है अगर बातचीत करें तो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो दोस्तों, झारखंड हो, ये सभी राज्यों में आप देखेंगे ढेर सारे आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। तो अनुर्वर होता जा रहा है मरुस्थली बालू, जलोढ़क, इसी तरह दोस्तों लैटराइट और पाइरोजोइक। तो कौन सी लोहा की अतिरिक्त मात्रा के कारण दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे लैटराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे ये अनुर्वर हो रही। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही के समान लिपलिपी हो जाती है? दोस्तों दही के समान लिपलिपी मतलब बहुत ही ज्यादा मुलायम हो जाती है, इस बात को आपको समझना है। लैटराइट, काली, लाल और जलोढ़। तो अगर इतना आपने सूक्ष्म अवलोकन किया, अच्छे तरीके से विश्लेषण को समझा, व्याख्या को समझा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बताइए तेजी के साथ। तेजी के साथ आपके कमेंट्स आने चाहिए दोस्तों, बताइए कौन सा जवाब होगा। तो आप सभी लोगों के जवाब दोस्तों ए विकल्प को होने चाहिए, लैटराइट मिट्टी को होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, लैटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यस, पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आप देखेंगे तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए मृदा अपरदन की स्थिति को देखते हुए किसानों के द्वारा
टेरेस फार्मिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, वेदिका कृषि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दोस्तों ये बात सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। क्या ये क्षारीय मिट्टी है? नहीं, ये तो अम्लीय मिट्टी है। दोस्तों याद रखेंगे, अम्लीय मृदा है। और असत्य कथन को पहचानना है तो यही विकल्प बी हो जाएगा। तीसरा है, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाजों की खेती होती है और इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। एक आइए 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? लैटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। अरे भाई, अभी अभी आपने देखा कि इसमें जिस चीज की अधिकता होती है वो है लौह होता है और एल्युमिनियम होता है। क्यों भाई? दूसरा, सूख जाने पर मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सभी चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर आप ए विकल्प को सही करें। ए विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, जिसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में, ठीक है, आईसीएआर के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ठीक है, अब इसमें 30% दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है, 60 दिया। दोस्तों आईसीएआर के अनुसार दोस्तों हमारे देश में लगभग 57% ऐसा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से प्रभावित है। अब 57 तो दिया नहीं, तो दोस्तों इसलिए हम 60% को यहां पर सही करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20वें का डी विकल्प रहा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मृदा के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई होगी और एसएससी जीडी का जो एग्जाम लगा हुआ है दोस्तों, उसमें आप लोगों को सकारात्मक सहयोग देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते लिखते रहें। संस्था दोस्तों आप लोगों के लिए निरंतर काम कर रही है, प्रयासरत है। नए बैचेस के माध्यम से हमारे नए साथी आ रहे हैं पढ़ने के लिए और 5 जनवरी से मुझे पूरा भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों मिशन इंस्टीट्यूट में विजिट करेंगे, आएंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। हमारे परिहार सर के नेतृत्व में दोस्तों ये पूरा का पूरा संस्था दोस्तों रन कर रहा है और उसमें हम सब लोग सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें। मिशन इंस्टीट्यूट दोस्तों आपके लिए हमेशा जो है इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, आपके लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जय हिंद।